जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, वो डीमन जिसका नाम बेलियन था वो सेंटेस के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मर जा सेंटेस। डोल्रेस बेलियन को अपने इतने करीब देख के वो डर जाती है। इससे पहले कि बेलियन के अटैक सेंटेस को लग पाता, कोई तेजी से आते हुए बेलियन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। हम देखते हैं बेलियन को अटैक को रोकने वाला और को नहीं बल्कि डेकाविन था। डेकाविन बेलियन से कहता है कि बहुत टाइम हो गया है बेलियन। बेलियन भी डेकाविन को देखते हुए कहता है कि क्या ये तू है डेकाविन? क्या तू हमारा वो महान मिशन गेट खोलने का उद्देश्य भूल गया? क्या तू हमें धोखा दे के उस नीच इंसान का साथ दे रहा है? डेकाविन कहता है कि धोखा देना ये गलत शब्द है ओरिजिनल, मैं तो किसी का साइड ही नहीं था। लेकिन अब मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट एक इंसान के साथ है। मेरा रोल मेरे कॉन्ट्रैक्टर के ज़रूरतों के हिसाब से बदलते रहती है। क्या तू भूल गया? और अब आने वाले 1000 सालों तक मैं सुंदर लड़की हूँ नहीं, मेरा मतलब है कि मैं इंसान का शील्ड बन के रहूँगा। बेलियन कहता है कि तू गंदे चूहे, क्या तुझे यकीन है कि तू अपने ही लोगों को गुस्से को झेल पाएगा? मैं पूछ रहा हूँ क्या तू उस अंतहीन गुस्से को संभाल पाएगा जो कि उस गेट के बाहर से आएगा? डेकाविन कहता है उसके बारे में मैं तब सोचूंगा जब वो टाइम आएगा। अभी तो टेनी लाइट्स क्रॉप्स की ताकत वो कम हो रही है, लेकिन जो तू अभी दबंगी दिखा रहा है, क्या तुझे अपनी गर्दन के पीछे वो ठंड बहरी एहसास फील नहीं हो रहा जो तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है? हम देखते हैं विकिर को जो कि तेजी से आते हुए बेलियन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बेलियन को ज्यादा कुछ नहीं होता। वो मन ही मन कहता है कि मैंने उसका सिर उड़ाने के बारे में सोचा था पर वो अटैक काम नहीं आया। बेलियन विकिर से कहता है कि मेरा अटैक था, तुझे काट फाड़ देना चाहिए था, तू अभी भी जिंदा कैसे है? बेलियन वो नोटिस करता है कि नाइट हाउंड को जो अटैक लगा हुआ था वो धीरे धीरे हील हो जाता है। बेलियन कहता है कि अच्छा तो तू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। डोल्रेस भी नाइट हाउंड को देख के रिलीफ फील करती है और उसके बाद वो डेकाविन को कहते हैं कि माफ़ करना, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ शील्ड को हटा दो। डेकाविन कहता है कि माफ़ करना, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिला है ब्यूटीफुल लेडी, नहीं मेरा मतलब है कि सेंटेस, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। डॉलर्स कहते हैं कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है? तभी डॉलर्स वो फील करती है, वो मन ही मन कहते कि रुको, मैं नाइट हाउंड के मानव को फील कर सकती हूँ जो कि इस अजीब से शील्ड से निकल रही है। और डॉलर्स डेकाविन से कहती है कि तो नाइट हाउंड ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है, और वो नाइट हाउंड को देखती है जो कि बेलियन से लड़ रहा था। हम देखते हैं नाइट हाउंड को और बेलियन को जो कि एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे होते हैं। कभी बेलियन नाइट हाउंड के ऊपर अटैक करता है, कभी नाइट हाउंड बेलियन के ऊपर अटैक करता है, और वो लोग इसी तरह पागलों की तरह लड़ते रहते हैं। तभी बेलियन नाइट हाउंड के ऊपर अटैक करके उसे पीछे की ओर छटक देता है, लेकिन नाइट हाउंड जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेता है और वो बेलियन की तरफ देखता है जिसके ऊपर बहुत सारे अटैक लगा हुआ था। वो मन ही मन कहता है ये सोचने वाली बात है, मेरा स्वॉर्डमैनशिप जो कि इंटरमीडिएट लेवल को पार करके स्वॉर्ड मास्टर लेवल के सुपरमेसी तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूं। जितने भी अभी तक मैं इलाइट क्रॉप से लड़ चुका हूं उसमें से बेलियन सबसे मुश्किल ओपोनेंट है। जब भी मैं बेलियन के ऊपर अटैक करता हूं तो बेलियन और भी ज़्यादा गोल्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस शेप के अंदर जितना भी गोल्ड है वो ज़रा भी कम नहीं हो रही। लड़ाई जितना ज़्यादा लंबी चलेगी मेरे लिए उतना ही हालत ख़राब होगा, मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना होगा। लेकिन केन के कोर्सरल पास के वेले ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड अंडरटेकर के तुलना में बेलियन को हराना उतना भी मुश्किल नहीं है, मुझे बस और थोड़ा देर तक टिके रहना है। तभी हम देखते हैं डॉलर्स की तरफ जो कि एक मंत्र बोलते हुए कहती है कि इस जमीन पर डीमन पनप रहे हैं, डरे मत, टिके रहो, सच्चाई की जीत होगी। हॉल ऑफ डिवाइन पावर, और वो बेलियन के ऊपर डिवाइन फोर्स से अटैक कर देती है जिसे बेलियन वो जलने लगता है और गुस्से से कहता है तो विच तुझे क्या लगता है कि तेरा डिवाइन मैजिक पावर मुझे रोक सकता है? और बेलियन दहाड़ते हुए डॉलर्स के पावर को खत्म कर देता है और कहता है कि तू बेकार सेंटेस। दूसरी तरफ डॉलर्स वो हार नहीं मानती, वो कहती है कि हॉल ऑफ डिवाइन पावर वो टूट गई लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। इस जमीन पर डीमन पनप रहे हैं, डरो मत, टिके रहो, सच्चाई की जीत होगी। वॉल ऑफ डिवाइन फायर। बेलियन वो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तू परेशान करने वाली कुतिया, अगर तू पहले मरना चाहती है तो मैं तेरा इच्छा को पूरा करूंगा। इससे पहले कि वो डॉलर्स के ऊपर अटैक करने जा पाता पीछे से नाइट हाउंड आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तू कहाँ जा रहा है बेलियन, तेरा ओपोनेंट इधर है। लेकिन बेलियन वो डरता नहीं, वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए गोल्ड के मदद से नाइट हाउंड को चारों तरफ से पकड़ लेता है जिससे नाइट हाउंड का बॉडी वो पूरी तरह से जम जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। वो मन ही मन कहता है कि मेरा बॉडी वो नहीं हिल रहा। बेलियन अपने पावर का यूज़ करते हुए सेंटेस से कहता है कि क्या तू देख रही है सेंटेस, ये वही दौलत है जिसे वो घृणा और दुष्ट समझती है। नाइट हाउंड और तुम्हारा डिवाइन मैजिक पावर वो सब इसके सामने बिल्कुल बेकार है। और बेलियन अपने गोल्ड के अटैक से डॉलर्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डेकाविन जैसे तैसे उसके अटैक को रोक रहा था, पर डेकाविन बेलियन के अटैक को पूरी तरह से रोक नहीं पाता। डॉलर्स को तब भी चोट लग रही थी बेलियन के अटैक से। डॉलर्स वो समझ जाते हैं कि अब उसका काम खत्म होने वाला है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहाँ पर खून ही खून हो जाता है। डॉलर्स वो अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है अपने सामने नाइट हाउंड को जो कि उसे बचाने के लिए उसके सामने आ गया था और उसे बचा लिया था। डॉलर्स वो हैरान हो जाती है, वो मन ही मन कहती है कि नाइट हाउंड मुझे बचाने के लिए वो दोबारा घायल हो गया। नाइट हाउंड बेलियन के अटैक को पकड़ता है जो कि गोल्ड से बना हुआ था और उसे पूरी तरह से क्रश कर देता है। पीछे से डॉलर्स अपने पावर को दोबारा से यूज करती है और कहती है कि मुझे जल्दी हीलिंग मैजिक को करना होगा।
इससे पहले कि डोलरेस वो मैजिक को कर पाती, शील्ड वो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। वो हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि शील्ड ये दोबारा एक्टिवेट हो गया। नाइट आउट मैं तुम्हारी मदद करूंगी, प्लीज इस शील्ड को हटा दो। नाइट आउट डोलरेस के बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। वो डेकावन से कहता है कि डेकावन इस बार मैंने पहले से ज्यादा माना दिया है, इसलिए अब तुम इतनी आसानी से नहीं टूटोगे और सिंथेस बस यहीं रहो, ये बहुत खतरनाक है। और ये बोल के वो दोबारा से बेलिन की तरफ लड़ने के लिए चला जाता है और डोलरेस बस देखते रह जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेलिन को, जो कि दोबारा से अपने गोल्ड की मदद से नाइट हाउंड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नाइट हाउंड इस पर तैयार था। वो बेलिन की तरफ बढ़ते हुए अपने बेल्जेबुक को निकाल के उसके अटैक को खत्म कर देता है और इसी तरह करते हुए नाइट हाउंड वो बेलिन के करीब पहुंच जाता है। बेलिन उसे देख लेता है और एक पंच मार के नाइट हाउंड को वो दूर फेंक देता है, जिससे नाइट हाउंड की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बेलिन वो यही नहीं रुकता, वो गोल्ड की मदद से एक बहुत बड़ा हाथ बनाता है और वो नाइट हाउंड के ऊपर अटैक कर देता है। नाइट हाउंड भी उसके अटैक को देख हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं डोलरेस को, जो कि उस शील्ड के ऊपर पंच पे पंच मार रही थी ताकि वो शील्ड को तोड़ सके और जाकर नाइट हाउंड की मदद कर सके, लेकिन वो शील्ड टच से मस नहीं होता। डेकावन सेंटेस के हाथों को देखता है और कहता है कि सेंटेस तुम्हारा हाथ, लेकिन डोलरेस उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देती। वो अपने घुटने के ऊपर आ जाती है। वो कहती है कि मुझे नफरत है, मुझे अपने आप से नफरत है। इतना हेल्पलेस होने के लिए मेरा अंदर जो प्योर फेथ गॉड है, न्याय और अर्थ में दया और निरपेक्षता में मेरी डिवाइन पावर जो कि पूर्ण भलाई के लिए उत्पन्न तो होती है, एक ऐसे डेमन के सामने बेहद देने लगती है जो कि अंतहीन लालच धन का यूज करता है। दांतालियन की लड़ाई के दौरान मुझे लगा था कि मैंने अपने लिमिट को पार कर लिया है और मैं अवेकन हो गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा था कि अब सब अलग होगा। मैंने सोचा था कि डीमन की प्रेजेंस में मैं कॉन्फिडेंटली खड़ी रहूंगी और अपनी पावर से नाइट हाउंड की मदद करूंगी, लेकिन फिर भी मैं अभी तक कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और डोलरेस को नाइट हाउंड की बात याद आती है। नाइट हाउंड ने कहा था कि बस यहीं रहो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। मैं उसके लिए एक बोझ हूँ, चाहे मैं चाहूँ मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। मैं अपनी दैनीय पावर से नफरत करती हूँ। और डोलरेस इसी तरह रोने लगती है। दूसरी तरफ देखते हैं बेलियन और नाइट हाउंड को। नाइट हाउंड अपने बेल्जेबक की मदद से बेलियन का एक हाथ उड़ा देता है। इससे पहले कि नाइट हाउंड वो दोबारा से बेलियन के ऊपर अटैक कर पाता है, नाइट हाउंड वो हैरान हो जाता है क्योंकि बेलियन ने अपने दूसरे हाथ से नाइट हाउंड के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसके अंदर वो स्वॉर्ड था। नाइट हाउंड जैसे तैसे उसकी अटैक को तो रोक लेता है, लेकिन उसकी अटैक की पावर इतनी थी कि नाइट हाउंड वो दूर जाके फेंका जाता है और उसकी हालत वो खराब हो जाती है और साथ ही उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। वो मन ही मन कहता है कि सीट जितना मैंने सोचा था उतना तेजी से मेरा माना वो खर्च हो रहा है। सॉलिड ऑरा को लगातार एक्टिवेट रखना और डेकावन को माना को देना ये मुझ पर भारी पड़ रहा है। यहाँ तक कि बेसिलिस्क की रीजनरेशन पावर भी धीरे धीरे कम हो रही है। वादा किए गए टाइम तक टिके रहना भूल ही जाओ। अगर मैंने बेलियन के ऊपर एक फाइनल अटैक नहीं किया तो अब तक किए गया मेहनत वो बेकार हो जाएगा। मुझे अपने अंदर सारे माना को एक जगह निचोड़ना होगा और उस लास्ट टेक्निक का यूज करना होगा, लेकिन क्या वो काम करेगा? मैंने अभी तक उस टेक्निक को परफेक्ट नहीं किया है। अभी नाइट हाउंड के पीछे से डोलरेस नाइट हाउंड के ऊपर अपने पावर का यूज करने लगती है। नाइट हाउंड भी नोटिस कर लेता है। वो कहता है कि सेंटेस, डोलरेस कहती है मैं भी लड़ने वाली हूँ नाइट हाउंड, तुम्हें मुझे बचाते हुए देखना और तुम्हें घायल होते हुए देखना अब मुझे नहीं सहा जा रहा है। नाइट हाउंड कहता है कि तुमने बहुत किया है, अब तुम्हें अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए। डोलरेस कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मैं कमजोर हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती? नाइट हाउंड डोलरेस की बात सुन के वो चुप हो जाता है। वो मन ही मन कहता है इडियट, वो कभी सोचकर नहीं बैठी है कि लड़ाई में उसके लिए कूदना उसकी लाइफ के लिए कितना खतरनाक है। यहाँ तक कि वो फायदे और नुकसान के बारे में भी नहीं सोच रही है और यहाँ पर मैं बस सोच में डूबा हुआ हूँ। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिवा इसके मैं अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ पर जीत पा लूं और इसमें सेंटेस को प्रोटेक्ट करना भी शामिल है। और नाइट टाइम डोलरेस कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ अवेक हुई हो, इसलिए तुम मेरा एक कीमती साथी हो, इसलिए मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। डोलरेस नाइट हाउंड की बात सुन के वो हैरान हो जाती है और उसे कुछ पुरानी बात याद आने लगती है। जब वो टेम्पल में थी वो छोटी थी और डोलरेस एक प्रिस्ट के गले लग जाती है। वो प्रिस्ट कहती है कि क्या हुआ डोलरेस? डोलरेस रोते हुए कहती है मुझे एक बुरा सपना आया, मेरे सपने में एक बहुत बड़ा अंधेरा पूरी दुनिया को निकल गई और हर कोई दर्द और तकलीफ में फंस गया। अगर ये सच हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरी डिवाइन पावर इतना कमज़ोर है कि मैं सबको नहीं बचा सकती। वो प्रिस्ट कहते कि ओ मेरी प्यारी बच्ची डोलरेस, तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि उस डरावने सपने में तुम दूसरों की मदद नहीं कर पाओगी। हो सकता है कि तुम अभी कमज़ोर हो, लेकिन डिवाइन पावर खुद के विश्वास से बढ़ती है। ये काम तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता, इसलिए कभी कभी ये रास्ता अकेला और दर्दनाक लगता है, लेकिन एक दिन तुम्हारा विश्वास सच में दूसरों पर टिक जाएगा। जब तुम्हें तुम्हारा कोई साथी मिलेगा और उस रास्ते पर तुम्हारे साथ चलेगा, तब तुम्हारी पावर उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगी जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी।
अब प्रेजेंट में देखते हैं बेलियन को, जो कि कहता है कि अब बहुत हुआ बकवास, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और बेलियन गोल्ड का समुद्र बनाकर नाइट हाउंड के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुम देख रहे हो, यही तुम्हारा अंत है। तुम्हारी वो दैन्य ताकत इस दौलत के सामने बिल्कुल बेकार है। तभी नाइट हाउंड के पीछे से एक आवाज आती है, गॉड लून बहुत ताकतवर है। लून एक ही टाइम पे शील्ड और वेपन है जो हमें बड़े संकटों से बचाने के लिए नीचे उतरेगा। अगर मैं अपनी ताकत पे भरोसा करूंगी तो मैं हार जाऊंगी। और साथ ही डॉलर्स मन ही मन कहती है कि मैं उस बोझ को उठाना चाहती हूँ जो कि वो उठा रहा है, और वो इंसान बनना चाहती हूँ जिस पे वो भरोसा कर सके। और एक ताकतवर जनरल नीचे उतरता है, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो नाइट हाउंड, और मुझे सिर्फ किसी को बचाने वाले नहीं बल्कि तुम मुझे अपना सच्चा साथी समझते हो, तो प्लीज मुझे अपना नाम बताओ। इस जनरल का होली नाम क्या है? नाइट हाउंड उसका नाम सुन के अपना नाम बता देता है, वेन। डोल्ड्रेस वो थोड़ा हैरान हो जाती है, वो कहती है कि वेन, और वो बताती है नाम के अंदर एक रहस्यमय ताकत होती है, सिर्फ उसे बोल देने से ही किस्मत और घटनाओं के ऊपर उसका बड़ा असर पड़ सकता है। एक ऐसी ताकत जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशन के बीच में अजीब सी एनर्जी पैदा कर देती है। तभी बेलियन के अटैक नाइट हाउंड और डोल्ड्रेस को चारों तरफ से घेर लेती है। घेरने से पहले डोल्ड्रेस नाइट हाउंड का नाम लेती है, उस जनरल का होली नाम है वेन, और ये बोलने के साथ ही वो लोग बेलियन के अटैक में निपट जाते हैं। बेलियन कहता है, सोने के लहरे में डूब जाना इंसानों के लिए ये मौत शायद ब्लेसिंग जैसी लगेगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत को ऐसे इंसिडेंट के तौर पर दिखाऊंगा, लगेगी कि नाइट हाउंड ने डोल्ड्रेस को मार डाला। तभी हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर नाइट हाउंड और डोल्ड्रेस दबी हुई थी। वो अचानक से वो जगह हिलने लगती है। बेलियन भी हैरान हो जाता है, वो कहता है कि ये कैसा वाइब्रेशन है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी उस जगह से एक तेज लाइट निकलने लगता है। बेलियन हैरान हो जाता है, उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। हम देखते हैं उस लाइट में से अपना नाइट हाउंड और डोल्ड्रेस निकलता है। हम देखते हैं नाइट हाउंड और डोल्ड्रेस को, जिसके अंदर से तेज लाइट निकल रहा था। बेलियन उन्हें देख के कहता है कि डैम, ये तो अवेकनिंग है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। उनकी चमक इतनी तेज है कि आगे देखना भी मुश्किल हो रहा है। और बेलियन उनके लाइट से बचने के लिए अपने पंखों से अपने आप को कवर कर लेता है ताकि वो उनके लाइट से बच सके। लेकिन बेलियन वो हार नहीं मानता, जोर से गुर्राते हुए कहता है, नहीं ये नामुमकिन है। इनकी बढ़ती लालच जब तक इंसानों में रहेगा, पैसा दुनिया पर राज करेगा और सबसे ऊपर रहेगा। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे पैसा नहीं कर सकता, और गोल्ड से ज्यादा चमक कहीं नहीं है। नाइट हाउंड कहता है कि नहीं, कुछ ऐसी भी चीज है जिसे पैसा कभी कुछ नहीं कर सकता, कुछ ऐसा जो कि सोना अपना चमक खो देने के बाद भी जिसे शर्मसार कर दे, कहीं तेज कहीं झिलमिलाती हुई, और वो उस लाइट के सामने गायब हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। नाइट हाउंड के बाद सुन के बेलियन का बहुत गुस्सा आता है, और वो अपने गोल्ड के पीछे एक बड़ा मोस्टर बनाते हुए नाइट हाउंड से कहता है कि तू मरते हुए कीड़े बकवास करना बंद कर। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाइट हाउंड को, जो कि डोल्ड्रेस की तरफ देखता है। डोल्ड्रेस कहती है कि चिंता मत करो नाइट हाउंड। नहीं सर वेन। नाइट हाउंड वो समझ जाता है, वो डोल्ड्रेस से कहता है कि ठीक है तब मैं जाता हूँ। और ये बोल के नाइट हाउंड वो बेलियन से भिड़ने के लिए चला जाता है, और पीछे से डोल्ड्रेस उसको चीयर कर रही थी। नाइट हाउंड मन ही मन बताता है, मैं फील कर सकता हूँ 8वीं फॉर्म की ऑरा सेंटेंस की ब्लेसिंग और भी तेजी से साफ हो रही है। वो टेक्निक जिसे मैंने कभी ठीक से यूज नहीं किया, अब वो स्लेस कोई गिनती बढ़ाने वाली चीज नहीं रही। ये हाउंड की अल्टीमेट आर्ट है जो कि डीमन को खत्म करने के लिए बनी है। और नाइट हाउंड यूज करता है बास्केविले के 8वें फॉर्म फैंग ऑफ स्काई टर्निंग। हम देखते हैं 8वीं फॉर्म के कारण नाइट हाउंड के पीछे एक बहुत बड़ा कुत्ते का अटैक बनता है, जो कि बेलियन के बने हुए गोल्ड के मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। बेलियन भी नाइट हाउंड के अटैक को देख हैरान हो जाता है। वो मन ही मन कहता है, मैं इस दुनिया में शिखर के ऊपर शिकारी की तरह राज करता था, क्या मैं अपने जान के लिए डर फील कर रहा हूँ। नाइट हाउंड बेलियन को अटैक करते हुए कहता है कि डीमन को मर जाना चाहिए, और दोनों का अटैक एक दूसरे में टकराता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे धुआं क्लियर होता है, हम देखते हैं बेलियन को, जिसकी हालत खराब हो चुकी थी, वो लगभग मर ही चुका था, और उसका धीरे धीरे इंसानी फॉर्म आने लगता है। और मन ही मन कहता है कि मेरी इंजरी हील नहीं हो रही है, मेरी ताकत खत्म हो रही है, सिर्फ इसलिए कि उस आदमी ने मुझे चोट पहुंचा। क्या ये घाव जानलेवा था? नामुमकिन। तो फिर क्यों? ये क्या हो रहा है? यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड है, मुझे ठीक हो जाना चाहिए। तभी सीन कट होता है एक दूसरी जगह पे। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जमीन के ऊपर गोल्ड और पेपर पड़ा हुआ था, लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं सिंडी विंडी और डेमियन को। डेमियन के हाथों में एक न्यूज़पेपर था जिसमें लिखा हुआ था, आज की ताजा खबर, कैपिटल के अंदर रहस्यमय बिल्स और गोल्ड कॉइन बिखरे पाए हैं सड़कों पर। हाइप्रेशन की चेतावनी, कल रात कैपिटल के अंदर भारी मात्रा में अजीब से नोट और सोने के सिक्के बिखरे पाए गए थे। असली पैसा कौन सा है ये पता ना होने पर नागरिकों का करेंसी के ऊपर भरोसा टूट रहा है, जिससे पैसे की कीमत नीचे गिर गई है। सिंडी विंडी कहती है कि और ये गिरावट अभी भी जारी है। मिंट का हेड का यूज करके इतनी भारी मात्रा में नकली करेंसी बनाना और उसकी सप्लाई जैसे कामों पर मुझ जैसे काबिल व्यापारी के ऊपर छोड़ देना, मैं सिर्फ इसलिए ये कर रही हूँ क्योंकि नाइट हाउंड के ऊपर मेरा एक कर्ज है। लेकिन तुम जैसा एक बड़ा आदमी इस सब के अंदर कैसे फंस गया?
डेमिन कहता है कि क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो कि दुनिया में कोई भी पैसा नहीं कर सकता था, और उसने वो मेरी दुश्मनी मिटाने में मदद की जो कि मेरी फैमिली के खिलाफ इतने सालों से मेरे दिल में बैठी पड़ी थी, तो उसे वो सब कुछ दे देना जो कि मेरे पास था, ये मेरे लिए आसान था। सिंडी विंडी कहते हैं कि मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी कभी ऐसी सिचुएशन में थी। ऐसा लगता है कि हम दोनों ने ही एक खतरनाक आदमी से सौदा किया है। डेमिन कहता है लेकिन ये नकली नोट और ये नकली सोने के सिक्के ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा क्योंकि उसमें मैजिक कलर का यूज किया गया है। अब लगभग बस 1 ही घंटा बचा हुआ है। तभी सिन कार्ड होता है नाइट हाउंड की तरफ जो कि बार्थोलोमियो को देख रहा था। मन ही मन कहता है लगता है कि अब टाइम आ गया है, उस डेमन के पास अब कोई गोल्ड नहीं बचा, नहीं वो हीलिंग पावर का यूज कर पा रहा है, वो पूरी तरह से घायल हो चुका है। और नाइट हाउंड बेलियन के ऊपर शॉट टानते हुए कहता है कि बेलियन तेरा सारा संपत्ति बेकार हो गया है, तो अपना गर्दन बाहर निकाल। ये सुन के बेलियन वो हंसने लगता है। नाइट हाउंड बेलियन की हंसी सुन के बेलियन से कहता है कि क्या ये तुम्हें फनी लगता है? बेलियन कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है? डेमन हंसते हुए एक मैजिक फॉर्मेशन को ऑन कर देता है जिससे उसके नीचे एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बन जाता है। और वो नाइट हाउंड से कहता है कि कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, उसकी अपनी कीमत के बराबर वो लास्ट फी जो मेरे मौत के कर्ज में है, जो मुझे मारने वाला है उसे ही चुकाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में एक ऐसी पावर जो तुम्हें मौत को भुगतान करने पर मजबूर कर देगा। डोलेस उसकी बातें सुन के कहती कि बकवास, डीमन को मारना कोई पाप नहीं होता, ऐसी झूठी बातें बोलना बंद करो। बार्थोलोमियो डोलेस की बात सुन के कहता कि बकवास, रून की क्रिएशन में डीमन भी एक तरह का क्रिएशन ही है, अपने ही जैसी रचना को मारना हमेशा पाप ही माना जाता है। तुम्हें ये बात अच्छे से पता होना चाहिए सेंटेस। कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि मुझे मारने के लिए खुद को कुर्बान करेगा। तभी नाइट हाउंड बार्थोलोमियो के सामने एक पेपर दिखाता है। बार्थोलोमियो उस पेपर को देख कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? नाइट हाउंड कहता है कि एक सुअर को मारने का कीमत मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है। हम देखते हैं नाइट हाउंड के हाथों में वो छूट को। हमें इस छूट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम इंटरजेंटिया होता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक ऐसा पेपर है जो कि टेम्पल से खरीदने से कोई भी एक क्राइम को माफ कर देता है, चाहे वो क्राइम कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ये देख के बार्थोलोमियो वो हैरान हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, नाइट हाउंड उसका सर ही उड़ा देता है और उसका सिर उड़ते हुए जाके और डगराते हुए किसी के पैरों के पास गिरता है। हम देखते हैं कि वहां पर सिंक्लेयर आ चुकी थी और बार्थोलोमियो का सर उसका पैरों के पास पड़ा हुआ था। नाइट हाउंड और डोलरेस सिंक्लेयर को यहाँ पर देख वो दोनों को दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन सिंक्लेयर वो तो शौकी में चली जाती है। सीन कट होता है कुछ देर पहले जब सिंक्लेयर यहाँ पर पहुंची थी तो नाइट हाउंड और बार्थोलोमियो फाइनल अटैक कर रहे थे। वो बताती है ये सब शुरू में तो एक सपने जैसे लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं जागी मेरी आंखों के सामने वो सीन चल रहा था। वो रहस्यमय सुअर, बड़ा मुंह वाला मॉन्स्टर और नाइट हाउंड और लाइट में घिरी हुई डोलरेस, वो तीनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। वो अजीब से सुअर जैसा मॉन्स्टर शायद नाइट हाउंड के हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, लेकिन फिर भी वो इंसानी रूप में आ गया। लेकिन फिर भी नाइट हाउंड ने बिना झिझके उसके सिर को उड़ा दिया और उसका सिर उड़ते हुए मेरे पास आया। तब मुझे रियलाइज हुआ ये कोई सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। अब में हम देखते हैं सिंक्लेयर को जो कि अभी भी वहीं पर खड़ी होती है। डोलेस उसे देख कहती है कि सिंक्लेयर ये यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने ये पक्का किया था कि वो सो चुकी है। नींद वाली चाय पीने के बाद वो गहरी नींद में थी और मैंने उसे पिगी के साथ एकेडमी में वापस भेज दिया था। तभी सिंक्लेयर डोलेस से कहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है और तुम नाइट हाउंड के साथ क्यों हो? नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी बात, नाइट हाउंड ने अभी भी बुर्जो फैमिली के पेट्रेस को क्यों मार दिया? डोलरेस सिंक्लेयर के पास जाती है और कहते हैं कि सिंक्लेयर नीचे मत देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर कब पहुंची और तुमने क्या देखा, लेकिन वो इंसान नहीं था बल्कि इंसान के रूप में एक डीमन था जिसने बहुत बुरे बुरे काम किया है। लेकिन सिंक्लेयर वो डोलेस के हाथों को झटक देती है और कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ। डोलेस वो हैरान हो जाती है। वो सिंक्लेयर को समझाने की कोशिश करती है और विकिर भी उसे देख रहा था और मनी मन कहता है कि ये बहुत बुरा है और विकिर डोलरेस से कहता है डोलरेस सेफ का दरवाजा जल्दी खुल जाएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। डोलरेस नाइट हाउंड की तरफ देखती है। वो सिंक्लेयर को कहती है कि सिंक्लेयर तुम्हारे यहाँ पर रहना ये खतरनाक है, हमारे साथ चलो। सिंक्लेयर वो चिढ़ जाती है और कहती है कि हम में से सबसे ज्यादा खतरे में तुम दोनों हो। अगर मैं यही रुक जाऊँ और उन्हें वो सब बता दूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब तुम्हारा क्या होगा? नाइट हाउंड सिंक्लेयर के पास जाता है और कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसने बुर्जो फैमिली के पेट्रेस को मारा है। अखबारों में जो लिखा जाएगा सेंटेस को कुछ पता नहीं था क्योंकि नाइट हाउंड ने उसे होस्टेज बना के रखा था। सिंक्लेयर अपने हाथों के अंदर मैजिक को कास्ट करते हुए कहती है कि अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें रोकने वाली हूँ तो क्या तुम भी मुझे मार डालोगे? नाइट हाउंड बताता है मेरे रिग्रेशन से पहले जितने भी हीरो मेरे यादों में है वो जीनियस और टॉप इलाइट है, लेकिन सिंक्लेयर के बारे में एकेडमी से ग्रेजुएशन होने के बाद वो अचानक से वो दुनिया से ही गायब हो गई।
इतिहास के अंदर उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला, वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। कम से कम वो जानकारी जो कि मुझे पता था यही था जब तक मैं उसे मिला नहीं था। लेकिन अब और वो सिंक्लेयर के बारे में सोचता है कि वो उसके कैसे करीब आई और वो उससे कैसे मिली। क्या मुझे उसे जिंदा रहना देना चाहिए? अगर वो मेरे रास्ते में आई तो फिर क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? इससे पहले कि नाइट हाउंड सिंक्लेयर को मारने के बारे में आगे सोच पाता, तभी तिजोरी का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ से एक बंदा निकलता है और कहता है, और वो नाइट हाउंड को देखता है और कहता है कि वहाँ पर नाइट हाउंड है। नाइट हाउंड, तुम यहाँ पर क्यों हो? पेट्रियस को चेक करो, पेट्रियस कहाँ पर है? तभी वहाँ पर डेमियन आता है और कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो बंदा डेमियन को देख कहता है कि सर डेमियन, ये सर डेमियन है। तभी डेमियन की नजर बार्थोलोमियो के सिर के ऊपर जाती है। वो मन ही मन कहता है कि रुको, क्या वो बार्थोलोमियो का सिर है? तो नाइट हाउंड ने उसे मार दिया। और डेमियन नाइट हाउंड की तरफ इशारा करता है और कहता है कि नाइट हाउंड ने सेंटेस को होस्टेज बना लिया है और पेट्रियस को मार दिया है। सारे गार्ड्स को बोला सेंटेस को बचाओ और नाइट हाउंड को पकड़ो। नाइट हाउंड वहाँ से जाने लगता है। पीछे से सिंक्लेयर कहती है कि रुक जा, तुम नहीं भाग सकते। नाइट हाउंड वहाँ से जाते हुए सिंक्लेयर से कहते हैं कि तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम क्या करोगी, जो तुमने देखा है, ये जो तुमने सुना है। बोल के नाइट हाउंड अपने बेलजबक के मदद से वहाँ पर धमाका करके वहाँ से भाग जाता है। एक गार्ड कहता है कि नाइट हाउंड वो भाग गया है, इंटरेस्ट को चेक करो, उसे भागने मत देना। दूसरी तरफ सिंकिया वो बड़ी गुस्से में थी, गुस्से में अपने हाथ को टाइट करती है। वहाँ पर डेमियन आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? मैंने हेड बटलर से सुना है, मुझे पता चला है कि बाकी के स्टूडेंट एकेडमी वापस चले गए हैं। और डेमियन मनी मन कहता है कि नाइट हाउंड ने मुझे नहीं बताया कि कौन कौन स्टूडेंट मुझसे मिलने आने वाला है। वेल छोड़ो, ये मेरी चिंता करने वाली बात नहीं है। और डेमियन सिंकिया से कहता है कि ये जगह जल्दी बंद कर दिया जाएगा, तिजोरी के बाहर गार्ड्स खड़े हैं, वो तुम्हें वापस छोड़ आएंगे। लेकिन सिंकिया उसे कुछ नहीं बोलती, वो पलटती है और वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। डेमियन उसे देख मनी मन कहता है कि वो शायद ट्रॉमाटाइज हो गई होगी, शायद उसने पेट्रियस को मरते हुए देखा होगा। और डेमियन बार्थोलोमियो के सिर की तरफ देखता है और उसके सिर के ऊपर एक कपड़ा डाल देता है और कहता है कि बार्थोलोमियो, ये सोचना अजीब बात है, वो इंसान जो कि इस फैमिली के थ्रोन के ऊपर बैठा था, नहीं इस दुनिया के शिखर के ऊपर बैठ के दूसरे लोगों को नीचे देखा करता था, वो इस तरह मरेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जिसे मैं अभी देख रहा हूँ वो कोई इंसान नहीं है। और डेमियन की नज़र टूटे हुए फ्लोर के ऊपर जाती है। वो कहता है कि उसने इस तिजोरी को तोड़ दिया, वो तिजोरी जो कि मेटेरियल जैसे मेटल से बनाया गया था और जिसे पूरी दुनिया से झटके से झेलने के लिए बनाया गया था, उसे तोड़ दिया गया है। और डेमियन को नाइट हाउंड की बात याद आती है। नाइट हाउंड ने कहा था कि बार्थोलोमियो वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डीमन है, एक डीमन जिसके पास एब्सोल्यूट पावर था। अगर बार्थोलोमियो के पास सच में डीमन जैसी पावर थी तो तभी पीछे से डेमियन को एक आवाज़ आती है, तो ये तुम थे, तुम ही वो इंसान हो जिसने नाइट हाउंड और सेंटेस को तिजोरी के अंदर लाया ताकि पेट्रियस को मार सके। डेमियन उसकी बात सुन के अपने स्वॉर्ड को निकाल के उसके ऊपर टांग देता है। हम देखते हैं कि ये बोलने वाली और का नहीं बल्कि सिंकिया होती है। डेमियन कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो? तभी डेमियन सिंकिया को ध्यान से देखता है। वो सोचता है कि जूलियट, नहीं वो बस जूलियट जैसी देखती है, नहीं वो जूलियट नहीं है। और डेमियन उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है कि वो बच्ची इकलौती मेरे भाई की बेटी है, सिंक्लेयर जू बुर्जुआ। सिंकिया दोबारा बोलती कि तो ये तुम थे जिसने नाइट हाउंड और सेंटेस को तिजोरी के अंदर लेके आया। डेमियन सिंकिया की बात सुन के वो हैरान लग रहा था, अपने स्वॉर्ड को नीचे उतार देता है। वो कहता है कि ये गलत फैमिली है, नकली नोट और सोने के सप्लाई की वजह से इंपीरियल कैपिटल में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी कारण की वजह से मैं अपने भाई से बात करने के लिए आया था, तो प्लीज गलत फैमिली मत समझो। और मनी मन कहता है कि उसकी समझदारी काफी अच्छी है, लेकिन बिना किसी सबूत का ये सिर्फ एक अंदाजा है, फिर भी मुझे उसे मुझ पर शक करने का कोई कारण नहीं देना चाहिए। सिंकिया डेमियन के साइड से गुजर जाती है और बार्थोलोमियो के सिर के पास जाती है। वो कहती है कि अच्छा, लेकिन ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसे पिगी की बात याद आती है। पिगी ने उसे बुर्जुआ फैमिली से क्या क्या क्वेश्चन पूछने के बारे में कहा था। सिंकिया कहती है कि मैं अपने फादर से मिलने के बाद उनसे एक बात पूछना चाहती थी, लेकिन अब मैं उनसे कभी कुछ नहीं पूछ पाऊंगी। तभी डेमियन पीछे से कहता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या यही है? सिंकिया ये सुन हैरान हो जाती है। वो डेमियन की तरफ देखती है। डेमियन कहता है जूलियट ने भी मुझे यही क्वेश्चन पूछा था जब मैंने सिर्फ उसे एक नॉर्मल इंसान की पहचान के साथ समाज में अकेला छोड़ दिया था। सिंकिया वो थोड़ी हैरान लग रही थी। वो कहती है जूलियट भी? डेमियन अपने दांत को खींचता है और कहता है हाँ। चलो डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। तुम्हारे फादर और तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। ईसो नन बीडिए यानी मौजूद रहो लेकिन खुद को उजागर मत करो। यही बुर्जुआ फैमिली का ट्रेडिशनल है, एक लीडर होने के क्वालिफिकेशन का साबित करना, वो भी ऐसी इंपीरियल कैपिटल में अपने दम पर सफल होकर बिना किसी माता पिता के मदद के बिना। तुम्हें ये रूल काफ़ी पहले ही पता होना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बार्थोलोमियो ने तुम्हें ये रूल को क्यों नहीं बताया। सिंकिया सोचती है कि अगर मुझे छोड़ने वाला वो इंसान मेरा फादर नहीं बल्कि वो डीमन था, तो जिस फादर को मैं याद करती हूँ वो तो एक डीमन जैसा था। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है, डीमन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर क्या, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने सुना, क्या वो सिर्फ भ्रम था? क्या ये सच है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात पक्का है, नाइट हाउंड सब कुछ जानता है, मुझे उसे फिर से मिलना होगा।
और सिंकिया पीछे मुड़ जाती है और वहाँ से जाती हुई कहती है कि गुड बाय फादर, मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को संभालूंगी। और डेमियन उसे बस देखते रह जाता है। तभी सीन कट होता है कैसल के बाहर गार्ड्स अभी भी नाइट हाउंड को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नाइट हाउंड कैसल के ऊपर ही छुपा हुआ था और उन्हें देख रहा था। नाइट हाउंड डॉलर से कहता है कि जितना ज्यादा टाइम बीत रहा है उतना ही ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। डॉलर्स कहती है लेकिन फिर भी मुझे एक बात परेशान कर रही है, क्या सिंकिया को पीछे छोड़ देना क्या ये सही डिसीजन था? नाइट हाउंड डॉलर्स को समझाता है कि ये सब ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा और वैसे भी डेमियन ने सब कुछ वहाँ पर संभाल ही लिया था और वैसे भी सिंकिया काफ़ी समझदार है, वो हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगी। अगर मान लो उसने जो तिजोरी के अंदर देखा और जो कुछ सुना अगर वो किसी और को बताती है तो लोग सोचेंगे कि उसका दिमाग खराब हो गया है। अब जो इकलौता सातिर इंसान बचता है जो खोवादी और पुर्जा फैमिली के पेट्रेस दोनों को जोड़ता है। डॉलर्स उसका बात को पूरा करते हुए कहती है कि कार्डिनल हम्बर्ट, और वो याद करती है जब वो बार्थोलोमियो के साथ डिनर में थी तो बार्थोलोमियो ने डॉलर से कहा था कि अभी अभी कार्डिनल हम्बर्ट मुझसे मिलने के लिए आया था। डॉलर्स कहती है वही एकलौता इंसान बचा है, मुझे शायद उससे मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि बेलियन के साथ उसने क्या बात किया है। डॉलर्स ये बोलते बोलते थोड़ी कब भी रही थी। नाइट हाउंड उसे नोटिस कर लेता है। नाइट हाउंड डॉलर्स से पूछता है कि क्या तुम मुझसे डरती हो? तो डॉलर्स कहती है कि क्या ये हंसने वाली बात नहीं है, मैंने उस डीमन के डर को पार कर लिया है और यहाँ तक कि मैं अवेकन भी हो गई हूँ, फिर भी मैं अभी भी अपने फादर से डरती हूँ। नाइट हाउंड डॉलर्स को कहता है कि नहीं ये हंसने वाला बात नहीं है। डॉलर्स वो शांत हो जाती है और रोती है और कहती है कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनोगे? तुम पहले पर्सन हो जो मैं ये तुम्हें बता रही हूँ, मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगे, लेकिन हम्बर्ट वो मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है। जब मैं छोटी थी तो उसकी नज़र मेरी जन्मजात डिवाइन पावर पे पड़ी और तभी से उसने मुझे अपनी एडॉप्टेड डॉटर बना लिया। वो इंपीरियल कैपिटल के सबसे इन्फ्लुएंस फैमिली में से एक है। पॉप के अलावा वो सबसे ताकतवर इंसान है और अनगिनत लोग उसका सम्मान करते हैं। एक ऐसे परफेक्ट इंसान के सामने मुझे हर टाइम ओबीडियंट बनकर रहना पड़ता था, एक सुंदर पपेट की तरह जो कुछ ना शिकायत करे ना विद्रोह करे, और अगर मैं कभी उसके काबू से निकलने का कोशिश किया तो वो मुझे। लेकिन अब सब ये ठीक है, जब से मैं तुमसे मिली हूँ अब मेरे अंदर उसके अत्याचारों से बाहर निकलने का अब हिम्मत है। नाइट हाउंड डॉलर्स को देख मन ही मन कहता है कि भले वो अलग अलग माहौल में पड़ी बड़ी हो, उसकी ज़िंदगी मेरे उस टाइम की ज़िंदगी से ज़्यादा अलग नहीं है। जब मैं रिग्रेशन से पहले एक ब्लड हाउंड था तब मेरे पास जीने का कोई वजह नहीं था सिवाय ऑर्डर मानने के अलावा, और वो वैसे ही जंजीरों से जकड़ी हुई है और ज़िंदगी जी रही है। मुझे हम्बर्ट से मिलना होगा ताकि मैं उसके ट्विस्टेड रिश्ते को ख़त्म कर सकूं। तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है एक टूटे हुए कैरेज को। हम देखते कार्डिनल हम्बर्ट को जो कि जान बचा के भाग रहा था। वो मन ही मन कहता है कि शिट, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। बेल्ट लीडर के मौत के साथ ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन और बुर्जा फैमिली से जुड़े मेरे सारे क्राइम वो सामने आ जाएंगे। अगर इंपीरियल फैमिली ने इस मामले की जांच की तो मुझे डर है कि ये हर चीज़ का इंजाम मुझ पर डाल दिया जाएगा। मैंने उसे धमकी भी दी थी अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो इंसान ही नहीं था। अब मुझे पक्का शक है कि वो एक डीमन है और वो डरने लगता है बार्थोलोमियो से और अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन बार्थोलोमियो वो हम्बर्ट के पास जाता है और अपने हाथों में कुछ उसे देते हुए कहता है कि अगर कभी ऐसा टाइम आया और तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो इसका यूज़ करना, तुम कमजोर इंसान। हम्बर्ट आगे बताता है कि उसने मुझे एक अननोन और अजीब सा गिफ्ट दिया और मुझे छोड़ दिया। अब देखते प्रेजेंट में हम्बर्ट के हाथों में अभी भी वही गिफ्ट होता है। वो कहता है कि ये एक डीमन का गिफ्ट है। तभी अचानक उसके पीछे से कोई अटैक करता है और हम्बर्ट के हाथों को काट देता है जिसके अंदर वो गिफ्ट पकड़ा हुआ था, और हम्बर्ट के हाथों से खून निकलने लगता है। हम्बर्ट अपने हाथों को पकड़ लेता है, अपने दूसरे हाथों को, और कहता है कि मेरा हाथ। हम देखते उस पर्सन को जो कि हम्बर्ट के ऊपर अटैक किया था, वो हम्बर्ट के सामने आ जाती है और कहती है कि ओ माय, मैं तो बस तुम्हारे हाथों में जो था बस उसे चुराने की कोशिश कर रही थी, और उसके कटे हुए हाथ को उठाता है और कहता है कि लेकिन गलती से तुम्हारा हाथ ही काट दिया। हम्बर्ट जैसे तैसे अपने आप को संभालता है। वो कहता है कि नहीं, उसे मत छुआ मिस ओसोबोरोस। ओसोबोरोस कहती है पहले तो तुमने चुपचाप रिश्वत ली, उसके बाद फिर बच्चे को बेच दिया और अब तुम किसी डीमन के साथ दे रहे हो, और ऊपर से तुम एक पादरी भी हो। क्या ही घटिया तमाशा है। वेल, ये बुरी खबर भी नहीं है, आखिरकार मैं तुम जैसे बदमाशों को इकट्ठा कर रही हूँ। हम्बर्ट ओसोबोरोस की तरफ देखता है और कहते कि क्या तुमने क्या कहा? तभी ओसोबोरोस अपने हंटर से हम्बर्ट के गले को बांध देती है और उसे पेड़ पर लटका देती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, आओ चले पुराने जमाने में लौट चले। हम्बर्ट की तो सांस ही अटक रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था पुराना जमाना का क्या मतलब है। ओसोबोरोस मुस्कुराती है और कहती है कि वो वॉरियर स्टेट प्राउड जहाँ पर सिर्फ ताकतवर लोग ही एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ ये 4 चैप्टर का वीडियो यहीं खत्म होता है। अब अगली बार ज़्यादा लेट नहीं होगा, जब भी 2 चैप्टर इसका रिलीज होगा मैं एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा।